6.2 स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। उससे पहले कुछ क्वेश्चन से उसे कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में छोड़ा हुआ था। वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन लाइक ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उन पर डिफ्यूजन का प्रोसेस इनसफिशिएंट क्यों होता है? तो इनसफिशिएंट इसीलिए होता है क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एनवायरनमेंट से यहाँ पर अटैच नहीं होते हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं अलग अलग फंक्शन वाले, तो उन पर ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर। इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो आधा अधूरा हो जाएगा। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जो हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि वो डायरेक्ट यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वहाँ से ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फालतू है, मैं उसे अभी नहीं यहाँ पर शेयर करूँगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं ऑर्गेनिज्म से यूज जो करते हैं आउटसाइड से वो क्या क्या है? तो फूड है और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि कौन सा प्रोसेस आप कंसिडर कीजिएगा जो एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए? तो कुछ कुछ प्रोसेस हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो अभी मैंने बात किया, और एक्सक्रीशन। चलिए उन्हीं प्रोसेस का बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक आ रहा है न्यूट्रिशन का। 6.2 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें क्यों यहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है? एनर्जी के लिए। जब हम कोई भी काम करते हैं या कुछ काम नहीं भी करते हैं तब भी हम एनर्जी का यूज करते हैं। मान के चलिए अभी आप बैठे हुए हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो कुछ एनर्जी वहाँ पर लगा तभी ना आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी फूड से आता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर फूड है, और साथ में फूड से हमें कुछ एसेंशियल ऐसे मटेरियल्स भी मिलते हैं जो हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं। चलिए देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से फूड ले सकते हैं। एक डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं वो और ख़ुद से फूड को बना सकते हैं, या फिर दूसरा जो कि बने बनाए फूड को वो इंटेक करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स पर, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे ग्लूकोज पर यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। तो जो खुद से खाना बनाएं, खुद से यहाँ पर काम करें, वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं, जो कि प्लांट और बैक्टीरियाज में ये फीचर पाया जाता है, जो कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। वहीं हेटरोट्रोपिक का अगर हम बात करें तो एनिमल्स होते हैं, फंगस होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि फूड कहीं बाहर है उसको इनटेक करते हैं, और वो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, वो इनटेक करते हैं और उसको वो ब्रेक करते हैं अपने अंदर में। जो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर बायोकैटलिस्ट यूज किया जाता है उसे एंजाइम कहा जाता है। चलिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है कि कार्बन और एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है, तो उस कार्बन और एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है इन्वायरमेंट से। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनकी बात अगर हम करें तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, और H2O वो रूट से लेते हैं, और उनसे वो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। जो यहाँ ग्लूकोज बना, जो एक एनर्जी का यहाँ पर सोर्स है, जो एक एनर्जी का फॉर्म है, उसे जितना ज़रूरत है उतना वो इनटेक कर लेते हैं और बाकी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। स्टार्च जो आप देखते हो वाइट कलर का, सेम चीज़ यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पर, या फिर आप कह सकते हो कि एनिमल्स पर भी ये होते हैं। ऐसा एनर्जी को स्टोर किया जाता है जिसे हम ग्लाइकोजेन के फॉर्म पर देखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगा तब उसे हम बाद में 1-2 दिन के लिए जीवित रहने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो रिएक्शन क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों मिलते हैं तो कैसा रिएक्शन यहाँ पर होता है। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट जो एब्जॉर्ब हुआ वो क्लोरोफिल के वजह से ये एब्जॉर्ब हुआ। उस लाइट जो एब्जॉर्ब हुआ वो वाटर को ब्रेक करता है,
यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर अलग अलग आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो हाइड्रोजन जा कर के ऐड हो जाएगा और उसे रिड्यूस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जब हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी क्या कह सकते हैं हम, किसी भी मॉलिक्यूल पर, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, या फिर ऑक्सीजन का हट जाना यहाँ पर हम रिडक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन हट जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 6CO2 यहाँ है। ये 6CO2 कहने का मतलब कि 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है। आगे जाकर के यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया। आप यहाँ देख सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर H2O जो है वो ब्रेक कर गया है, और यहाँ आप देख सकते हो ये अलग है। ऑलराइट, ये बाई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म किए हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्टेप्स हैं कि ऑक्सीजन को लिया, आई मीन CO2 को यहाँ पर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके बाद में वाटर था और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ पर ये काम हुआ। ये जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी कि पहले से भी अगर वो एनर्जी को लेकर के स्टोर किया हुआ हो और बाद में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले तो भी ये काम चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी डेजर्ट प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं और जो एनर्जी उन्होंने दिन भर में कलेक्ट किया हुआ है तो उससे वो यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं उसे फूड पर। ऑलराइट, आप देख सकते हो कि लीफ प्लांट पर किस तरीके से जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट पर क्लोरोफिल अंदर में प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट को, यानी कि जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, उन डॉट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। और उसी के अंदर में यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल हैं हम कैसे कह सकते हैं? चलिए ये एक्टिविटी 6.1 करके देखते हैं। कहता है कि हमें 2 पोटेड प्लांट लेने हैं और वो प्लांट जो है वो मनी प्लांट जैसे हो सकते हैं, ताकि उस पर हमें ग्रीन कलर का जो उस पर उसके लीफ पर होते हैं वो हमें सेपरेट दिख जाए, मतलब डॉटेड ग्रीन होते हैं, उस तरीके की यहाँ पर हमें पत्ती लेनी है। उसे हमें उस प्लांट को डार्क रूम पर रखना है 3 दिनों तक, ताकि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्च वहाँ पर कंटेन किया होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया होता है, वो सभी यूज हो जाए। उसके बाद में हमें उस प्लांट को सनलाइट पर रख देना है 6 घंटे के लिए। अब यहाँ पर कोई भी स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी है वो डायरेक्ट यहाँ पर अभी मिलेगा और वो वहाँ पर फूड बनाएगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें लीफ का प्लांट को प्लग कर लेना है, तोड़ लेना है और उसे हमें बॉइलिंग वाटर पर डिप कर देना है। उसके बाद में हमें एक अल्कोहल कंटेन किया हुआ बीकर पर उसे डाल देना है और उसे हमें वाटर बाथ पर उसे हमें हीट करना है। हम वाटर बाथ पर इसलिए हीट करते हैं क्योंकि हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं डाल सकते, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पर फ्लेमेबल होता है, वो आग पकड़ लेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें उस लीफ को निकाल करके आयोडीन वाले जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन वाला बनाएंगे और उस पर हमें इसे डाल देना है कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद में हमें उसे निकाल करके देखना है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर फिगर पर भी देख सकते हो कि लीफ जो है वो आप देख सकते हो कि ब्लू कलर पर जहाँ जहाँ ग्रीन था वहाँ वहाँ से वो कन्वर्ट हो चुका है। तो हम अगर इसे कंपेयर करेंगे पहले वाले प्लांट से, पहले वाले जो लीफ है उससे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ग्रीन था वहीं वहीं पर यहाँ ब्लू हुआ है। यानी कि जो स्टार्च होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर स्टार्च में हम ऐड कर देते हैं आयोडीन तो वो कन्वर्ट कर लेता है अपने कलर को ब्लू पर। तो यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर क्लोरोफिल के प्रेजेंट पर यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और यहाँ स्टार्च आया और वहीं आयोडीन के आ जाने से ये कलर चेंज कर लेता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन कलर वाले पर ही हुआ है, इसी को यहाँ हम शो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। हमने क्लास 9 में स्टोमाटा के बारे में देखा हुआ है, यानी कि जो लीव्स पर टाइनी पोरस होते हैं जहाँ से
जो है बहुत सारे गैस वहाँ से इनटेक किया जाता है, वहीं से एक्सक्रीशन भी होते हैं, वाटर वहाँ से रिलीज होता है। तो ये कैसे होता है? जब इन्हें चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो इसे फैला देते हैं और इसके अंदर में वो एक पाथ बन जाता है और वहाँ से जो गैस हैं वो आते जाते रहते हैं। वहीं जब इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। चलिए एक्टिविटी 6.2 को करते हैं। इस एक्टिविटी को करने से हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अभी हम ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर कितना ज़रूरी है। जो इक्वेशन हमने देखा उस पर एक एक यहाँ पर एलिमेंट, एक एक कंपाउंड कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। कहता है कि 2 हेल्दी पोटेड प्लांट लेना है और सेम साइज़ दोनों के होने चाहिए और उन्हें हम डार्क रूम पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में हम निकाल करके वहाँ पर एक प्लांट के पास में सोडियम क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो एक प्लांट के सामने में हमें इसे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखना है और दूसरे प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है और दोनों को जार से क्लोज कर देना है, जार से इसे सील कर देना है कम्प्लीटली। तो इससे क्या होगा कि बाहर से कोई भी यहाँ पर एयर इनटेक नहीं होगा। अब कुछ दिन के बाद में या फिर कुछ देर के बाद में हम यहाँ पर 2 घंटे के बाद में हम यहाँ पर जब इसे सनलाइट पर छोड़ देंगे तो हम चेक करेंगे कि यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब हम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो प्लांट है उसका जो लीफ है उसे पिक करके जो प्रोसेस हमने पहले किया हुआ है उसी प्रोसेस को हम फिर से स्टार्च टेस्ट जैसा करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये कलर चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं है इसका मतलब। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया है, रिएक्ट कर चुका है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि फूड कैसे बनाता है, यानी कि एनर्जी कहाँ से लेता है, ये ऑटोट्रोप्स। साथ में ऑटोट्रोप्स को बढ़ने के लिए कुछ कुछ मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी यानी कि इनका जो प्लांट का अपना बॉडी भी है, प्लांट अपना एक बॉडी है ना उसका, हाँ बॉडी यानी कि वो बॉडी नहीं मतलब बॉडी एक अपना है ना, हाँ। तो उसे जो है मेंटेन करने के लिए ये सोइल से यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये सब लेता है। जहाँ नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ऑलराइट, इसीलिए यहाँ पर ये सोइल से इन सभी को इंटेक कर लेता है। और ये किस फॉर्म में इंटेक होता है आप देखो, यहाँ पर नाइट्रेट्स के फॉर्म में और नाइट्राइट्स के फॉर्म में यहाँ पर ये इंटेक किया जाता है। या फिर जब बैक्टीरिया बाहर में यानी कि प्लांट के बाहर में ही नाइट्रोजन का यूज करके यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, उस कंपाउंड को भी अगर ये प्लांट इंटेक कर लेता है तो उस पर नाइट्रोजन फुलफिल हो जाता है। चलिए बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कहीं और से बने हुए फूड को इंटेक करना। तो बना हुआ फूड यानी कि बने हुए कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हो सकते हैं, सबका अलग अलग अपना एक वैल्यू हो सकता है, अपना अलग एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकते हैं। तो उसे इंटेक करने वाला उससे अफेक्टेड होगा, यानी कि उसे डाइजेस्ट करने के लिए कोई यहाँ पर कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। कोई कंपाउंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, सिंपलर कंपाउंड्स होंगे तो उन्हें ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 2 डिफरेंस, जैसे कि काऊ और लायंस में। काऊ स्टेशनरी सोर्स को खाता है जैसे कि ग्रास, और लायन मोबाइल सोर्स को खाता है जैसे कि डियर हो गया, यानी कि वो मीट्स का यूज करता है अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। और कुछ ऐसे भी यहाँ पर
जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बाहर से ही ब्रेक कर लेते हैं फूड को और वो इनटेक कर लेते हैं, जैसे कि फंगी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट या फिर एनिमल्स से वो खाना तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं। वो खाना धीरे धीरे लेते भी जाते हैं और वो जिस चीज़ से खाना ले रहे हैं वो भी जीता ही रहता है, जैसे लीच वगैरह। यक। तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने काऊ और लायंस के बारे में बात किया था। तो जैसे कि लायन को सोर्स मिल रहा है प्रोटीन का, जैसे मीट्स हैं तो प्रोटीन का डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है, तो उसे ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए उनका जो अंदर में फूड को प्रोसेसिंग करना होता है वो काफ़ी कम करना होता है। और वहीं काऊ को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और उससे एनर्जी को गेन करने के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफ़र करता है। जैसे कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करें तो फूड को ये इंटायर सरफेस से ये इंटेक कर सकता है। और अगर हम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बात करें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हैं कुछ डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। चलिए एक यूनिसेलुलर यहाँ बात करते हैं अमीबा का और पैरामीशियम दोनों का बात करते हैं। ये फूड को कैसे इंटेक करते हैं। अमीबा जो है वो फूड को लेता है फिंगर लाइक एक्सटेंशन करके अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है, और पैरामीशियम भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर लेता है, लेकिन उनका जो पार्ट्स है वो इस तरीके से फैलता नहीं है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं आता। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर में ये जो फूड था वो ले लिया, ये पैरामीशियम है और ये पैरामीशियम को आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ले रहा है। सो पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से वो फूड को इंटेक करता है और उस स्पॉट से ये फूड को मूव करता है, और सीलिया को मूव करने के साथ में ये मूव करता है। जो सीलिया क्या है, एक इंटायर सरफेस उस सेल के इंटायर सरफेस पर होता है जिसे ये इस तरीके से कर यहाँ पर फूड को इंटेक करता है। चलिए देखते हैं ह्यूमन बींग्स पर न्यूट्रिशन का कैसा यहाँ पर असर होता है, कैसे वो इंटेक करते हैं न्यूट्रिशन को। ह्यूमंस में क्या होता है कि फूड को इंटेक करने के बाद में उनका एक पैसेज होता है, और इसी पैसेज से क्या करते हैं कि वो फूड ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के साथ साथ में वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन है, जितने भी यहाँ पर हमें इसेंशियल उसके अंदर में से लेने हैं, एनर्जी जो भी लेना है वो सब इंटेक कर लेता है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, और लास्ट में ये एक्सक्रीशन करता है। मेरा ड्राइंग अच्छा लगा आपको? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है ना। तो यही एक लंबा सा चैन है, यही एक लंबा सा कैनल है फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, अब इस जो ट्यूब है, जो यहाँ पर जो पाइप है, उसका अलग अलग पार्ट्स है जो कि अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हो एक्टिविटी 6.3 को पहले कर लेते हैं। ओके, एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट होता है, कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कहता है कि 1 ml स्टार्च लेना है 2 टेस्ट ट्यूब्स पर। स्टार्च सॉल्यूशन 1% का स्टार्च हो और उसका सॉल्यूशन हो, 2 टेस्ट ट्यूब पर हम लेंगे। 1 ml सलाइवा हम ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब ए पर, और दोनों टेस्ट ट्यूब को हम छोड़ देंगे ऐसे ही। 20 to 30 मिनट छोड़ने के बाद में कुछ ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम डालेंगे उन टेस्ट ट्यूब्स पर। वही सेम चीज़ है, स्टार्च और आयोडीन का अगर यहाँ पर रिएक्शन होगा तो वो चेंज हो जाता है ब्लू कलर में। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो रहा है। तो आप जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि एक जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है जिस पर हमने सलाइवा ऐड किया हुआ था
उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सलाइवा स्टार्च को पहले से ही वो ब्रेक कर चुका है। स्टार्च वो अब नहीं रहा, उसे वो शुगर पर ब्रेक कर चुका है, और ये शुगर को ब्लू नहीं कर सकता है, जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है वो। ओके, अब आप कहोगे कि सलाइवा क्या है? तो सलाइवा वो सब्सटेंस है, वो कंपाउंड है जो हमारे मुंह से रिलीज होता है जब हम खाना को खाते हैं, जो कि रिलीज होता है सिलेवरी ग्लैंड से। जब भी हम खाते हैं तो आप देखोगे कि मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी क्या होता है? सलाइवा होता है, और उसे हम सिलेवरी ग्लैंड से, मतलब हम जानते हैं कि वो सिलेवरी ग्लैंड से यहाँ पर रिलीज होता है। तो फूड को ब्रेक करने का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम उस खाना को खाते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो टीथ है वो फूड को छोटा छोटा पीस पर वो डिवाइड कर देता है, वो उसे ब्रेक कर देता है। उसके बाद में उस पर सलाइवा ऐड हो जाता है और उसे वो ब्रेक करने लगता है। जो स्टार्च है उसे यहाँ पर जैसे शुगर्स पर इसे यहाँ पर ब्रेक कर लेता है। अब कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि बायो कैटलिस्ट हमने देखा हुआ था, एंजाइम्स अभी अभी हमने देखा, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए, माउथ है, माउथ पर फूड आया, उस फूड को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? सलाइवा ऐड होकर के। और सलाइवा क्या यहाँ पर चेंज करता है? शुगर पर चेंज करता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये शुगर है, उस पर ये चेंज कर लेता है, और ये सलाइवा पूरे खाने पर ये फैल जाता है, क्योंकि हम इसे चबाते हैं अपने फूड को घुमा घुमा कर अपने माउथ पर, और उससे वो वेट भी हो जाता है और यहाँ पर वो धीरे धीरे ब्रेक भी करता है। उसके बाद में वो फूड क्या होता है? नीचे वो आने लगता है, हमारे पेट में अंदर में आने लगता है। और उसे आने के लिए कौन हेल्प करता है? अब अंदर में आ गया, हमने टंग ने उसे अंदर ढकेल दिया। अब उसको ले जाने के लिए यहाँ पर जो ओसोफेगस है, वहाँ पर नीचे फूड को लाने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे फूड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये फूड है, ये इस तरीके से चला जाता है। ये फिर पहुँचता है स्टोमक पर। स्टोमक पर क्या होता है कि जैसे ही फूड पहुँचता है वो अपना साइज को एक्सटेंड कर लेता है, और उसका जो वाल होता है वो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलीज़ होता है, जिससे यहाँ अंदर में जो भी फूड है वो यहाँ पर मिक्स हो जाए। किससे? यहाँ जो भी हम रिलीज़ करेंगे, इसके अंदर में जितने भी हम एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, उनसे मिक्स होने पर। अब क्या क्या यहाँ रिलीज होगा, उससे देखने से पहले आप ये देख लो कि ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये डाइजेशन का जो भी फंक्शन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू यहाँ होता है। वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ रिलीज कर देता है ताकि फूड को ब्रेक कर पाए, और कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि यहाँ पर पेप्सिन है, म्यूकस है, उन्हें यहाँ पर रिलीज कर देता है। यहाँ पर इन एंजाइम्स का वर्क करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मीडियम को फॉर्म कर देता है। अब आप कहोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत यहाँ पर ख़तरनाक एसिड होता है, आप कह रहे हो कि वही हमारे पेट पर है, तो वो हमें अफेक्ट क्यों नहीं करता है? तो भाई यहाँ पर जो भी स्टोमक का जो अंदर में मसल्स हैं जिससे वो स्टोमक बना हुआ है, वो इतना यहाँ पर हार्ड होता है, वो इस तरीके का होता है कि वो प्रोटेक्ट कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वहाँ से रिलीज होने को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए नहीं देता है, वो प्रोटेक्ट कर लेता है हमारे बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बट कभी कभी आप देखो कि हमें एसिडिटी अनुभव होता है ना? तो वो एसिडिटी किस लिए होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम फूड बहुत देर तक नहीं खाए हुए होते हैं, या फिर कुछ ऐसे फूड खाए हुए होते हैं जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर हर्ट करता है। उसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? कुछ बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेते हैं जो कि न्यूट्रल कर लेता है। ओके, अब खाना को स्टोमक से हम
उसका जर्नी जो है वो स्टोमक से आगे बढ़ता है, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज यहाँ पर जो हमारे बॉडी पर है वो सबसे लार्ज यहाँ पाइप है, लगभग आप कह सकते हो 6 फीट के आसपास का है। लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पर राउंड राउंड घुमा हुआ है कि उसे हम यहाँ पर नहीं देख पाते हैं कि उतना लंबा ये है। यहाँ कह रहा है उसे एक्सटेंसिव कोइलिंग, जो मैंने आपको कहा कि घुमाया घुमा करके यहाँ पर पेट पर वो है उतना लंबा, उसे छोटा प्लेस पर इसे रखा हुआ है कोइलिंग करके। अब यहाँ पर इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो डिफ़र करता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पर। जैसे कि जो सिर्फ घास खाते हैं उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पचाने के लिए, तो उसके लिए उस पर लंबा उसका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होता है। और जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं उन्हें कम वर्क करना पड़ता है, उनका फूड को कम टाइम पर ही वो डाइजेस्ट कर लेंगे, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है, जैसे कि टाइगर्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। डाइजेशन यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, उन सभी को यहाँ पर डाइजेस्ट कर लेता है। जितने भी इसेंशियल हमें चाहिए होते हैं फूड से, वो यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके लिए लिवर और पैंक्रियाज का सिक्रेशन यहाँ पर होता है। जो खाना स्टोमक से यहाँ पर आते हैं वो एसिडिक होते हैं और उन पर पैंक्रियाज का एंजाइम को वर्क करने के लिए इसे एसिडिक को हटाना पड़ता है, इसे एल्कलाइन बनाना पड़ता है। तो लिवर से बाइल जूस यहाँ पर आता है और ये जो अपना काम है वो ये वाला काम कंप्लीट कर देता है। साथ में ये फैट्स पर भी एक्ट करता है और फैट्स को ये छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा फैट्स होता है उसे छोटा छोटा यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि फैट्स यहाँ पर काम को रोकने का काम करते हैं। जो एंजाइम्स का वर्क है उसे रोकने का काम करते हैं, वो डिफ़िकल्टीज यहाँ लाते हैं एंजाइम को एक्ट करने पर। तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं कि इन्हें ब्रेक कर देते हैं, जो फैट्स हैं उन्हें। और इसे कंपेयर किया हुआ है जैसे सोप को यहाँ पर डर्ट से हम जिस तरीके से डर्ट को हटा देता है, उसी तरीके से ये बाइल यहाँ पर यूज़ करता है अपने आप को, फैट को इस तरीके से ब्रेक करने के लिए। अब पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जो ऐसे एंजाइम को कंटेन करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और फैट्स को ब्रेक करता है। ट्राइप्सिन एंड लाइपेज और जो भी एंजाइम्स यहाँ पर हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड पर और कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो भी हमने यहाँ पर पहले देखा हुआ था उसी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज में, फैट्स में, फैट को फैटी एसिड्स में, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी हमने यहाँ पर इंटेक किया हुआ था ना उसे यहाँ पर C6H12O6 पर यहाँ पर इसे ब्रेक करता है और फैट्स को फैटी एसिड्स पर और ग्लिसरॉल पर कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद में ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल हैं वहाँ एब्जॉर्ब होने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल हैं वहाँ पर छोटे छोटे मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे यहाँ पर विली कहा जाता है। उसका यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। उस विली को यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर देने का मतलब ये हुआ कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होते हैं, जिसके वजह से ये खाना को हमारे जितने भी बॉडी के सेल हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर ब्लड रिच अमाउंट पर होता है और जिसके वजह से ये जहाँ जहाँ चाहे वहाँ वहाँ तक जो है फूड के प्रोटीन्स को, फूड के जितने यहाँ पर इसेंशियल फीचर्स हैं उन्हें यहाँ पर से ले करके वो अलग अलग पार्ट्स पर पहुँचाता है और वो फूड अलग अलग सेल्स पर पहुँचता है, अलग अलग जगह पर पहुँचता है, जो कि वहाँ पर नए नए टिश्यूज़ बनाने के लिए या फिर पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर यूज होते हैं। और जो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब फूड नहीं होता है, जो कि बच जाता है वहाँ से,
उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ से वो वाटर, उस फूड में जो भी अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं उनमें से जो वाटर होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल चीज़ों का टेक केयर कर लेते हैं, और जो भी बचा हुआ चीज़ रहता है वो एक्सक्रीट यहाँ हो जाता है एनस के थ्रू। एनल स्पिंसर का वहाँ पर यूज़ होता है एक्सक्रीशन के लिए। ऑलराइट, कल स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन।